नमस्कार मित्र हो, आपके अपने होना चाहिए इस चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम वाक्य भेद सीखेंगे। वैसे हिंदी व्याकरण में वाक्य के प्रमुखतः दो भेद होते हैं। एक होता है रचना की दृष्टि से वाक्य भेद और दूसरा होता है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। इसे रचना के आधार पर वाक्य भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद भी कहा जाता है। आज हम वाक्य के भेद में रचना की दृष्टि से वाक्य भेद सीखेंगे। वैसे रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन प्रमुख भेद होते हैं। एक होता है साधारण वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। तो ये तीनों भेद हो जाते हैं रचना के आधार पर। आइए हम इसके एक एक भेद को समझते हैं। इसमें पहला आएगा साधारण वाक्य। ओके, ये देखिए, ये रचना है वाक्य भेद की। एक रचना के आधार पर या रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, दूसरा अर्थ के आधार पर या अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। पहला, जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये वो समाज में दूसरों से जुड़ा रहता है और वो दूसरों से बातचीत करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। इसके लिए वह ध्वनियाँ निकालता है, उसके मुंह से ध्वनियाँ निकालता है। इन्हीं ध्वनियों का सार्थक समूह और आगे चलकर वाक्य का रूप ले लेता है और इन्हीं वाक्यों से वो बातचीत करते रहता है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? हम लोग क्या सीख रहे हैं? रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो वाक्य भेद सीखने के पहले हमको वाक्य क्या है ये सीखना पड़ेगा ना। वाक्य भेद क्या है ये देखना पड़ेगा, किसे वाक्य कहा जाता है, बराबर। तो जैसे वाक्य किसे कहा जाएगा कि सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसके माध्यम से मन के भाव विचार प्रकट किए जाते हैं, उन्हें वाक्य कहा जाता है। वाक्य क्या होता है? वाक्य वो होता है उस शब्दों का, सार्थक शब्दों का। सार्थक का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अर्थ हो। तो सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित समूह जिसके माध्यम से हम अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं, उसे वाक्य कहा जाता है। जैसे नरेंद्र झूठ बोल रहा है, वसंत ऋतु आते ही फूल खिल जाते हैं। ये क्या हो गए? ये वाक्य हो गए। इन वाक्यों में क्या है? इसमें शब्द है, शब्द का समूह है। कैसे शब्द है? वो सार्थक शब्द है जिनका कोई अर्थ है, ऐसे इनको वाक्य कहा जाता है। अब वाक्य की प्रमुखता दो अंग होते हैं। उसमें वाक्य की रचना के आधार पर वाक्य के दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। अब उद्देश्य किसे कहा जाएगा? तो वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। वाक्य का वह अंग, वह हिस्सा जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। और दूसरा आता है इसमें विधेय। तो उद्देश्य समझिए, जैसे एग्जाम्पल देखिए, देवेंद्र सो रहा है। दूसरा, मोहन खाना खा रहा है। तीसरा वाक्य है किसान फलों के पेड़ भी लगाते हैं। चौथा है जवान देश की रक्षा करते हैं। इन वाक्यों में पहले वाक्य में देवेंद्र, दूसरे में मोहन, तीसरे में किसान और चौथे में जवान, इनके विषय में बताया जा रहा है। ये क्या करते हैं, कैसे हैं, इनके विषय में बताया जा रहा है। इसलिए देवेंद्र, मोहन, जवान, किसान, ये उद्देश्य है। तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि वाक्य के वह अंग जिसके विषय में कुछ बताया जा रहा है, उसे उद्देश्य कहा जाएगा। ठीक है। अब देखिए, उसका दूसरा अंग है विधेय। ओके, तो विधेय क्या होगा? विधेय वाक्य में पहला हो गया जिसके बारे में बताया जाता है, वो तो उद्देश्य, और जो बताने का काम करता है, उद्देश्य के बारे में जो बताने का काम करता है, उसे विधेय कहा जाता है। अब देखिए, हमने
वाक्य के भेद हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं वाक्य के भेद। वाक्य की प्रमुखता दो भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से या रचना के आधार पर वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर या अर्थ की दृष्टि से। इस वीडियो में हम सीख रहे हैं रचना के आधार पर या रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। ओके, तो देखिए, हमने पहले वाक्य से देखा, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंगों को देखा। अब इसका क्या यूज़ होता है ये आपको आगे पता चलेगा, वो सीखना कितना ज़रूरी था। ठीक है, अब देखिए, पहला भेद है वाक्य के रचना के आधार पर में पहला भेद आता है साधारण भेद। अब साधारण भेद में देखिए, राहुल स्कूल जाता है, ये सेंटेंस है। दूसरा है राहुल साइकिल से स्कूल जाता है। तीसरा है राहुल टेढ़े मेढ़े रास्ते से स्कूल जाता है। इन वाक्यों में आपने देखा होगा कि राहुल का स्कूल जाना, राहुल का साइकिल से स्कूल जाना या राहुल का साइकिल लेकर टेढ़े मेढ़े रास्ते से स्कूल जाना, इसमें एक ही विधेय है। कौन विधेय है? हमने पहले देखा कि विधेय किसे कहा जाएगा। विधेय वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है उसे विधेय कहा जाता है। अब इन वाक्य में विधेय कौन है? राहुल है ना। भले वो स्कूल जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, टेढ़े मेढ़े रास्ते से जा रहा है, लेकिन विधेय चेंज नहीं हो रहा है। ओके, दूसरी बात, इसमें जैसे और सेंटेंस मैंने बताया आपको, मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया। इन वाक्यों में मुकेश और राकेश ये विधेय है। ओके, अब देखिए साधारण वाक्य या इसे सरल वाक्य भी कहा जाता है। जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहा जाता है। साधारण वाक्य किसे कहा जाता है? जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहा जाता है। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। सरल वाक्य की क्या विशेषता है? सरल वाक्य में एक ही विधेय होगा और एक ही क्रिया होगी। ऐसे वाक्यों को साधारण वाक्य कहा जाता है। जैसे मुकेश पढ़ता है, विधेय मुकेश है, क्रिया एक ही है, पढ़ रहा है, दूसरी क्रिया नहीं है, एक ही है। राकेश भोजन कर रहा है, इसमें विधेय कौन है? राकेश है, और क्रिया क्या है? भोजन करना। तो जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है और एक ही क्रिया होती है, ऐसे वाक्य को साधारण वाक्य कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में देखिए, उमेश ने काम किया और वह अपने घर चला गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, वह चला तो था परंतु रास्ते से लौट आया। तीसरा देखिए, रजनीकांत विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। चौथा सेंटेंस देखिए, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। पांचवा, उसने बहुत परिश्रम किया परंतु सफलता नहीं मिली। इन वाक्यों में आपने ये देखा होगा कि ऐसे वाक्यों में हमें कुछ ऐसे शब्द दिखाई देते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और इन वाक्यों में ऐसा लग रहा है कि इसमें दो वाक्य हैं। ओके, जैसे उमेश ने काम किया, एक वाक्य हो गया। दूसरा, वह अपने घर चला गया। एक ही वाक्य में दो उपवाक्य दिख रहे हैं। वह चला तो था, दूसरा सेंटेंस वह चला तो था, ये एक सेंटेंस, एक उपवाक्य हो गया। और रास्ते से लौट गया, इसमें और दूसरा वाक्य हो गया। तो संयुक्त वाक्य किसे कहा जाएगा? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य उपवाक्य होते हैं और वे समुच्चय बोधक या संयोजक शब्द से परस्पर जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से या संयोजक शब्द से जोड़े जाते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। नीचे वाक्य देखिए, उमेश ने काम किया और वह अपने घर चला गया।
वाक्य एक ही है, लेकिन उसमें दो उपवाक्य हैं। कौन कौन से? एक, उमेश ने काम किया, दूसरा, वह अपने घर चला गया। और इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने का काम जो शब्द कर रहा है वह है और शब्द ने इन दोनों को जोड़ लिया है, दोनों वाक्यों को। जैसे कोई टूटी फूटी चीज़ को जोड़ने के लिए हम गम, फेविकॉल, फेविक्विक का इस्तेमाल करते हैं, तो ये उन्हें यहाँ पर ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिन्हें वो संयोजन का काम करते हैं। जो दोनों जोड़ने का काम किया करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहा जाता है। तीसरा सेंटेंस देखिए, रजनीकांत विद्यालय जाता है। ये एक सेपरेट वाक्य हो गया, उपवाक्य हो गया। मन लगाकर पढ़ाई करता है, ये दूसरा वाक्य हो गया। अर्थात ये इस वाक्य में दो उपवाक्य है और उन्हें जोड़ने का काम और शब्द कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखिए, वह चला तो था परंतु रास्ते से लौट गया। इसमें परंतु शब्द जो है वह चला गया था और रास्ते से लौट गया, इनको जोड़ने का काम कर रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य हो उन्हें समुच्चय बोधक शब्द या संयोजन शब्द से परस्पर जोड़ा गया हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में को, और, किंतु, परंतु ऐसे समुच्चय बोधक अवयव से इन्हें जोड़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका तीसरा भेद। तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। हमने पहला भेद देखा, रचना के आधार पर हमने पहला भेद देखा, साधारण वाक्य। ओके, दूसरा भेद हमने देखा संयुक्त वाक्य। अब तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। अब इसमें देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको पहले समझाता हूं। जब मैं घर से निकला तब वर्षा हो रही थी। जब मैं घर से निकला तब वर्षा हो रही थी। यदि तुम आ जाओ तो हम भी चलेंगे। इन वाक्यों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इन वाक्यों में एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध तो दिख ही रहा है, लेकिन एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित, डिपेंड दिख रहा है। किसी दूसरे वाक्य अपना अर्थ पूरा करने के लिए एक उपवाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड है, ऐसा लग रहा है। ओके, तो देखिए, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, प्रधान का मतलब होता है मेन, मुख्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा उसके अधीन एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। समझिए, मिश्र वाक्य किसे कहा जाएगा? एक वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होगा और उसके साथ एक या एक से अधिक कुछ उपवाक्य होंगे, लेकिन वो प्रधान वाक्यों पर आश्रित होंगे। आश्रित होने का, डियर फ्रेंड्स, आश्रित होने का मतलब है कि वो अपना अर्थ बताने के लिए खुद उसका अर्थ पूरा नहीं होता, वो अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए पहले वाक्य पर आश्रित होता है, डिपेंड होता है। तो उसे, इस वाक्य को फिर मिश्र वाक्य कहा जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, वह काम हो गया जिसे करने के लिए आपने कहा था। जब तुम जाओगे तब मैं भी आऊँगा। इन वाक्यों में आप देखोगे कि किस प्रकार से एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। जैसे दूसरे शब्दों में, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं और वे आपस में, जो कि जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, यदि आप, यद्यपि, तथापि आदि मिश्रित या मिले जुले हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहा जाएगा। मिश्र वाक्य की क्या पहचान होती है? मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है, मेन वाक्य होता है, उपवाक्य होता है और उसके साथ एक या अधिक उपवाक्य होते हैं जो प्रधान वाक्य पर आश्रित होते हैं। और उन्हें, दूसरी बात, उन्हें, जैसे मैंने अभी कहा कि यदि, यद्यपि, तथापि,
इधर उधर, जैसा वैसा, जितना उतना आदि शब्दों से जोड़ा जाता है। एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। इसमें देखिए, मेरा दृढ़ विश्वास है क्या, कि भारत जीतेगा। इसमें मेरा दृढ़ विश्वास है, यह प्रधान वाक्य है, और भारत जीतेगा, ये भारत जीतेगा और मेरा दृढ़ विश्वास, ये दो सेपरेट उपवाक्य हैं और वह अर्थपूर्ण करने के लिए उसके ऊपर डिपेंड हैं और उन्हें एक शब्द से जोड़ा गया। कौन से? की। दोनों को की शब्द से जोड़ा गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। वही जो इनके वो दोनों एक साथ है और अपना अर्थ पूरा करने के लिए उसके डिपेंड है। जैसे देखिए, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। इन वाक्यों में मेरा दृढ़ विश्वास है कि तथा सफल वही होता है, ये मुख्य उपवाक्य है, और भारत जीतेगा और जो परिश्रम करता है, यह गौण उपवाक्य है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जब तुम जाओगे तब मैं भी आऊँगा। इस वाक्य में जब मैं जाऊँगा यह प्रधान वाक्य है और जब तुम जाओगे यह आश्रित उपवाक्य है। ये उस वाक्य पर डिपेंड करता है, अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए उसके ऊपर आश्रित होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा? आज के इस वीडियो में हमने ये देखा कि मुख्यतः वाक्य के भेद रचना के आधार पर 3 होते हैं: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ओके, उसके बाद वाक्य किसे कहा जाता है ये हमने देखा। उसके बाद वाक्य के जो अंग होते हैं, एक उद्देश्य, विधेय, इसको हमने देखा। देन उसके बाद रचना के आधार पर, रचना की दृष्टि से साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इसको हमने आज की वीडियो में सीखा है। आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो पढ़ाया है, जो आपको समझा है, वो आप अच्छी तरह से समझ गए हो। अब इसका जो एक हिस्सा बचा है, वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर भेद होते हैं कुछ, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिलती है, आपको वैल्यूएबल लगता है, कुछ सीखने के लिए लगता है, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए। लाइक करने के साथ इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ग्रामर से रिलेटेड, उसके बाद गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है, गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप्स होती है, उससे रिलेटेड, और उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो आपको पहले पहुँचे, आप तक पहले पहुँचे, इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। धन्यवाद।